हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुप्रयोग के अंतर्गत संकुलों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे। पदार्थों के चुंबकीय गुण उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण युग्मित होने पर पदार्थ प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक कहलाता है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर पदार्थ अनुचुंबकीय कहलाता है। अधिकतर संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन से किसी भी संकुल के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। किसी अणु में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होता है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए एक केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण फार्मूला दिया गया है, जिसे म्यो से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें म्यू एस और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के मध्य निम्न संबंध होता है। म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2, जहां पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसकी यूनिट बोहर मैग्नेट्रॉन होती है या डीबाई, जिसे d से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हेक्सा अमीनो कोबाल्ट क्लोराइड का। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें +3 होती है और +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d6। चूंकि इसमें अमोनिया एज ए लिगेंड है और अमोनिया एक प्रबल लिगेंड है, अर्थात डेल्टा O इज ग्रेटर देन पाई। व्हाट इज डेल्टा O? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड पाई इज पेयरिंग एनर्जी। यानी यहाँ पेयरिंग एनर्जी में की ऊर्जा कम है, यानी इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में युग्मित हो जाएंगे, जिससे संकुल में धातु आयन का विन्यास T2G6 Eg0 होगा। अर्थात सभी 6 इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के T2G कक्षक में युग्मित हो जाएंगे तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को अनुपस्थिति के कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के दोष या डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यह सिद्धांत संकुलों में विकृति, उनकी ज्यामिति, चुंबकीय गुण और रंग आदि की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और इसके कुछ दोष हैं जो कि निम्न हैं। यह सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें लिगेंडों को बिंदु आवेश के रूप में माना गया है या बिंदु द्विध्रुव के रूप में, जैसे कि H2O अमोनिया। वास्तव में लिगेंड एक भौतिक स्पीसीज, फिजिकल स्पीसीज न होकर एक रासायनिक स्पीसीज है। यह सिद्धांत स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला में लिगेंडों के क्रम की व्याख्या नहीं करता, यानी कि कौन सा लिगेंड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इसके लिए कोई सॉलिड बेसिस नहीं है। अर्थात सिद्धांत यह नहीं बता सकता कि लिगेंड प्रबल या दुर्बल क्षेत्र क्यों उत्पन्न करता है। यह सिद्धांत धातु लिगेंड बंध को पूर्णतया आयनिक मानता है, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। तो यदि यह सिद्धांत धातु लिगेंड बंध को पूर्णतया आयनिक प्रकृति का मान रहा है, तो स्पेक्ट्रो रसायन श्रेणी में ऋण आवेशित लिगेंडों को उदासीन लिगेंड से पहले आना चाहिए, जैसे कि OH- लिगेंड H2O की तुलना में ज्यादा प्रबल होना चाहिए। इसी प्रकार H2O लिगेंड अमोनिया की तुलना में ज्यादा प्रबल होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज्यादा है। ऋण आवेशित हैलाइड जैसे कि F- Cl- Br- आदि को प्रबल क्षेत्रीय होना चाहिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत केवल धातु डी कक्षकों की ही बात करता है, जबकि उसमें S और P कक्षक भी पाए जाते हैं। धातु के S और P कक्षकों को यह सिद्धांत कोई महत्व नहीं देता। यह सिद्धांत लिगेंड को भौतिक स्पीसीज मानता है, इसलिए लिगेंड के कक्षकों को भी महत्व नहीं देता है। यह सिद्धांत धातु लिगेंड बंध को पूर्णतः आयनिक मानता है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। यह प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया जा चुका है कि धातु और लिगेंड के कक्षकों में अतिव्यापन होता है, जिसके कारण धातु लिगेंड बंध में सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। संकुलों में धातु लिगेंड कक्षकों के अतिव्यापन या सिग्मा बंध मिलने के निम्नलिखित प्रमाण है, मतलब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर मेटल लिगेंड कोवेलेंट बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले हम लेते हैं ESR स्पेक्ट्रम,
जिसके लिए एग्जाम्पल लिया हमने इरिडियम का एक कॉम्प्लेक्स लिया है, हेक्साक्लोराइड इरिडियम 2-। इरिडियम का विन्यास उसमें होता है 4f14 6s2 और इरिडियम 4+ का विन्यास होता है 4f14 5d5। इस संकुल के लिए डेल्टा O का मान इज ग्रेटर देन पाई। यहाँ Cl- एक दुर्बल लिगेंड है, लेकिन इरिडियम 5d संक्रमण श्रृंखला का है तथा 5d संक्रमण श्रृंखला के लिए डेल्टा O का मान ज्यादा होता है, अतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक में भरे जाते हैं। ये सारे स्पेक्ट्रम वे ही यौगिक देते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इरिडियम 4+ में क्योंकि एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः इस संकुल के स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक ही अवशोषण बैंड प्राप्त होना चाहिए, T2G2 संक्रमण। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बंध को पूर्णतः आयनिक मानता है, अर्थात धातु तथा लिगेंड कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता। यानी जो स्थिति एक आइसोलेटेड धातु आयन की है, वही स्थिति संकुलों में धातु आयन की होनी चाहिए। लेकिन इरिडियम के स्पेक्ट्रम में छोटे छोटे बैंड वाला अति सूक्ष्म एक स्पेक्ट्रम, जिसे कि हम हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और यह तभी संभव है जब इरिडियम 4+ का अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन सिर्फ इरिडियम 4+ पर स्थानित न होकर सभी 6 क्लोराइड लिगेंडों पर विस्थानित या डीलोकलाइज्ड हो। यह तभी संभव है जब इरिडियम 4+ के कक्षक Cl- लिगेंडों के कक्षकों से अतिव्यापन करें। ये सारी स्टडीज हमें यह बताती हैं कि इरिडियम 4+ का जो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक Cl लिगेंड पर 5% समय व्यतीत करता है, अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपना 30% समय क्लोराइड लिगेंडों पर तथा 70% समय इरिडियम 4+ के डी कक्षकों में व्यतीत करता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स का, NMR स्टडीज। आपने लेपोर्टिस सममिति वर्ण नियम का नाम सुना होगा, लेपोर्टिस सिमेट्री सिलेक्शन रूल। इसके अनुसार कोई भी संकुल जिसमें सममिति केंद्र उपस्थित हो में DD संक्रमण वर्जित या फॉरबिडन होते हैं। अर्थात अष्टफलकीय संकुलों में जिनमें सममिति केंद्र पाया जाता है, DD संक्रमण यानी GG ट्रांजिशन संभव नहीं है, क्योंकि सभी डी कक्षक सममित या जीरेड होते हैं। इस नियम के अनुसार हेक्सा टाइटेनियम 3+ संकुल में T2G से EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कक्षक जीरेड है और इसीलिए अवशोषण बैंड की तीव्रता जो शून्य होनी चाहिए। लेकिन अवशोषण बैंड की कुछ तीव्रता पाई गई है। यह तभी संभव है जब संक्रमण में प्रयुक्त कक्षक शुद्ध डी कक्षक न होकर मिश्रित कक्षक हों, और ये मिश्रित कक्षक धातु व लिगेंड के कक्षकों के अतिव्यापन से ही पॉसिबल है। हम जानते हैं कि S कक्षक जीरेड होते हैं, P कक्षक अनजीरेड तथा D कक्षक जीरेड होते हैं। अतः धातु लिगेंड कक्षकों में अतिव्यापन से जीरेड व अनजीरेड मिश्रित हो जाते हैं, और अब संक्रमण शुद्ध GG नहीं होता, बल्कि G2U या U2G होता है, जो कि वर्जित नहीं है, यानी पॉसिबल है। इस वजह से हेक्सा टाइटेनियम 3+ के स्पेक्ट्रा में हमें एक हम्प दिखने को मिलता है, यानी एक चौड़ा बैंड हमें प्राप्त होता है। एक और पॉइंट है कि यह सिद्धांत धातु लिगेंड के मध्य पाई बंध का बनना भी नहीं समझा सकता। कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु आयन संकुल में तभी संभव है जब धातु आयन अपने ऊपर लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन घनत्व को वापस लिगेंडों के खाली कक्षकों में पाई बंध द्वारा स्थानांतरित कर दें। ये हमने फर्स्ट बंध में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत तथा संयोजकता बंध सिद्धांत की तुलना, कंपैरिजन बिटवीन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बंध थ्योरी, CFT और PBT के बीच में। यद्यपि ये संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की मूल धारणाएं बिल्कुल भिन्न हैं, परंतु संकुलों के कुछ गुणधर्मों की व्याख्या दोनों सिद्धांतों में समान रूप से सही पाई गई हैं
और दोनों सिद्धांतों में निम्नलिखित अंतर हैं। CFT कहती है कि धातु लिगेंड बंध पूर्णतः आयनिक प्रकृति का होता है और VBT कहती है धातु लिगेंड बंध को मूलतः सहसंयोजक माना गया है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत के धातु लिगेंड कक्षों में कोई अतिव्यापन नहीं होता। VBT में यह लिगेंड के पूर्ण भरे कक्षक धातु आयन के रिक्त कक्षों से अतिव्यापन कर Ml सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र में धातु आयन में डी कक्षकों का विपाटन होता है CFT के अंदर, लेकिन VBT में इस तरह का कोई विपाटन नहीं होता। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के मान से संकुलों की ज्यामिति और स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन VBT में संकुलों और ज्यामिति तथा स्थायित्व की व्याख्या संकरण के प्रकार और संकरित कक्षकों के मध्य बंध सामर्थ्य के आधार पर की जाती है। संकुलों का स्पेक्ट्रम DD संक्रमण द्वारा समझाया जा सकता है और यह VBT अवशोषण स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सकती है। लिगेंडों को प्रबल तथा दुर्बल की श्रेणी में यहाँ विभाजित किया गया है CFT के अंदर और VBT में इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। संकुलों को उच्च चक्रण और निम्न चक्रण संकुलों के नाम से जाना जाता है और VBT में इन्हीं संकुलों को क्रमशः बाह्य कक्षक sp3d2 एवं अंत कक्षक d2sp3 संकुल कहा जाता है। CFT में CFSE और लिगेंड की प्रकृति के आधार पर संकुलों का ज्यामिति निर्धारण कर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर चुंबकीय गुणों का स्पष्टीकरण दिया जाता है और VBT में चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर संकरण का प्रकार और ज्यामिति डिसाइड की जाती है। M2L बॉन्ड बंध का बनना नहीं M2L पाई बॉन्ड बंध का समझाना CFT से पॉसिबल नहीं है। यहाँ चुंबकीय Ml पाई बंध का बनना समझाया जा सकता है जो कि धातु आयन पर एकत्रित आवेश को दूर करने में सहायक है और इस पाई बंध को पश्च बंध भी कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। इस सिद्धांत से संकुलों की रंगों की व्याख्या करना संभव है, लेकिन VBT संकुलों के रंग की व्याख्या नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत वर्ग समतलीय संरचना को अष्टफल की ज्यामिति में उत्पन्न विकृति या डिस्टॉर्शन का परिणाम मानता है, लेकिन VBT जो है वर्ग समतलीय ज्यामिति को अलग से डिफाइन करती है जो कि धातु आयन के DsP2 संकरण से प्राप्त होता है। यह सिद्धांत ज्यामिति में किसी भी प्रकार की विकृति की चर्चा नहीं करता। यह सिद्धांत संकुलों की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझा सकता है और VBT से हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि नहीं समझा सकते हैं। इस सिद्धांत द्वारा संकुलों के ऊष्मागतिकीय गुणधर्मों की व्याख्या भी की जा सकती है और VBT से ऊष्मागतिकीय गुणधर्मों की व्याख्या संभव नहीं है। यह सिद्धांत निम्न चक्रण के साथ साथ उच्च चक्रण वर्ग समतलीय संकुल का बनना भी समझा सकता है, लेकिन इस तरह के कोई भी संकुल अभी तक अननोन है। यह सिद्धांत सिर्फ निम्न चक्रण समतलीय वर्ग समतलीय संकुल का बनना ही समझा पाता है और इसमें DsP2 संकरण में जो है dx² - y² कक्षक प्रयुक्त होता है, जबकि CFT में यह कक्षक रिक्त होता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।